वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां अकाउंट्स हम आपके लिए इतना इजी कर देते हैं जैसे कि आप बनाना ही खा रहे हो। आज के लेक्चर में हम डबल एंट्री बनाना सीखेंगे। जो हमने इतनी बातें करी हैं कि ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, डबल एंट्री वो ट्रांजैक्शन की कैसे फॉर्म करेंगे, उसके मेथड्स हम सीखेंगे। वो उसके 4 मेन मेथड्स होते हैं। 4 मेथड्स हैं, मेन मेथड्स नहीं, सॉरी, 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स टू फॉर्म अ डबल एंट्री। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है रियल पर्सनल नॉमिनल मेथड। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ, सम ऑफ यू वांट टू नोट इट डाउन। तो एक है रियल पर्सनल नॉमिनल मेथड, इसी को ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों आगे हम देखेंगे। दूसरा है एसेट लाइबिलिटी, एल है, LIABILITY, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम मेथड। ठीक है, इसको हम मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं, यही लिख देती हूँ, मॉडर्न मेथड। आगे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे सारे। थर्ड और फोर्थ, ये दो क्या मेथड्स हैं, ये जब हम इन पे आएंगे सम्स में तो पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो दो मेथड है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट की डबल एंट्री आप ये मेथड लगा के कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, या फिर ये दोनों एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक भी इनमें से कोई भी मेथड आता है तो आप डबल एंट्री करेक्ट फॉर्म कर पाएंगे। CBSE के जो बच्चे हैं उनके NCERT बुक्स में सिर्फ सेकंड वाला मेथड मेंशन्ड है, फर्स्ट वाला मेथड नहीं है। लेकिन जो CA फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके बुक्स में फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों मेथड दिए गए हैं। ठीक है, कई स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ की भी बुक्स हैं, BCom फर्स्ट ईयर, BBA फर्स्ट ईयर, जो मैंने देखी हैं, जो आगे कोर्सेज हम पढ़ेंगे, उनमें भी दोनों मेथड दिए गए हैं। सिर्फ CBSE NCERT में फर्स्ट मेथड नहीं दिया गया है, सेकंड मेथड ही दिया गया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, एडवाइस नहीं, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये फर्स्ट मेथड जो है हम 3-4 लेक्चर्स में ही समझ के इसके सम्स भी सॉल्व कर लेंगे, आपको पूरी तरह आ जाएगा। आप प्लीज़ ये स्किप मत कीजिए। ठीक है, ये भी सीखिए, आपकी बुक में नहीं भी दिया हुआ है तो भी, क्योंकि कभी आपकी ये मेथड से गलती हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आप ये मेथड से क्रॉस चेक कर पाएंगे। ठीक है, और जो लोग, बाकी के लोग ये मेथड से बनाएंगे वो ये मेथड से क्रॉस चेक कर पाएंगे। मी को पर्सनली ये मेथड बेटर लगता है, सेकंड वाला जो CBSE ने दिया है। ठीक है, बिकॉज इट्स ईजियर ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजन्स जो मैं आगे पढ़ाते वक्त आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये मेथड
मेरे को पर्सनल चॉइस पूछें तो ये मेथड मेरे को मॉडर्न वाला बेटर लगता है, लेकिन ये यही आना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप क्रॉस चेक कर पाए ये मेथड भी वही ट्रांजैक्शन को लगा के कि इससे आपने करेक्ट बनाया है या नहीं, या ये यूज़ कर रहे हैं तो इसको लगा के क्रॉस चेक कर पाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी डबल एंट्री गलत बनेगी, आपके अकाउंट्स में मार्क्स ही नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने दोनों मेथड लगा के समझ लिया होगा कि आपने करेक्ट डबल एंट्री फॉर्म करी है। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल है, हर ट्रांजैक्शन हर इवेंट पे लगते हैं, हर ट्रांजैक्शन हर इवेंट पे ये भी लगता है, ये भी लगता है, दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। कोई एक भी मेथड आता है तो आप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेफ रहना बेटर है। दोनों मेथड्स आएंगे तो चांसेस हैं कि आप रॉन्ग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो प्लीज़ आपको अकाउंटेंसी सिर्फ 1 साल नहीं करना है, ये अभी आपका फाउंडेशन है, बेस है, आगे बहुत सालों तक आपको अकाउंट्स पढ़ना है। हो सकता है आप कोई यूनिवर्सिटी में जाएं आगे जिसमें ये फर्स्ट मेथड भी मैंशनड है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका मन किया, सीबीएसई वाले बच्चों को बोल रही हूँ, आपका मन किया सीए फाउंडेशन भी पढ़ना है, उसके स्टडी मटेरियल में भी ये मेथड मैंशनड है। ठीक है, तो आप अपने आप का नुकसान मत कराइए। 3-4 लेक्चर्स अगर एक्स्ट्रा देखने पड़ रहे हैं फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ बेटर कमांड ओवर अकाउंटेंसी, फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी, तो आप प्लीज़ वो कंजूसी मत कीजिए, 3-4 लेक्चर्स की देख लीजिए, दोनों मेथड्स प्लीज़ सीख लीजिए। ठीक है, या फिर इससे बना सकते हो, या फिर इससे बना सकते हो, या दोनों से बना के चेक कर लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। ये थर्ड और फोर्थ जो है ये स्पेशल सर्कमस्टांस में लगते हैं, ये हम करते हुए देखेंगे जब सम्स में आएंगे। स्पेशल केसेस जब सम्स में ये आएंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, पर ये दो यूनिवर्सल हैं। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन मतलब ये दो लगा के अब ये भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं टीचर हूँ मैं आपको सब कुछ ही बताऊंगी, मैं चाहूँगी आपकी कंप्लीट 100% नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, तो आपको मैं ये दो भी बताऊंगी। पर ये दो लगा के क्योंकि ये यूनिवर्सल है, आप ये भी, ये सारे मेथड्स में से अगर आपको सिर्फ ये आता है या सिर्फ ये आता है यूनिवर्सल वाले, तो भी आप करेक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सब कुछ सीखिए। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट है, लेकिन फिर आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके ऊपर आपकी बिल्डिंग अकाउंटेंसी की इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी आने वाले सालों में कि अर्थक्वेक भी नहीं हिला पाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सालों तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम ये फर्स्ट वाला मेथड जो है रियल पर्सनल नॉमिनल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एकदम से ये स्टार्ट नहीं कर देना चाह रही, मैं थोड़ी सी चीज़ें पुरानी रिवाइज़ करना चाह रही हूँ, और वो रिवाइज़ करते करते मैं आपको यहाँ पे लेके आना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ी सी रिविजन्स करते हैं और उसके बाद ये मेथड सीखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक के क्या क्या समझा है, हमने समझा है ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन वो होती है दैट इज एन एक्सचेंज। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज, एक्सचेंज इज गिव एंड टेक, लेन देन, कुछ लिया बदले में कुछ दिया। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक कॉन्टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड मिल जाए आज की पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। तो एक्सचेंज है, गिव एंड टेक है, इट हैज़ टू बी बिटवीन 2 पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सचेंज के नॉट बी विथ योर सेल्फ। मैंने यहाँ ये पॉकेट से 500 रुपये निकाल के ये पॉकेट में रख लिए, अपने पास से ही निकाल के अपने पास रख लिए, या अपने पॉकेट से निकाल के मैंने अपने पर्स में डाल दिए, तो वो एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ।
ठीक है, तो एक्सचेंज के लिए 2 लोग या 2 ऑर्गेनाइजेशंस का होना ज़रूरी है। एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, टोटल 2 हो गए ना, तो 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है बेसिकली फॉर इट टू बी अ वैलिड एक्सचेंज, फॉर इट टू बिकम अ ट्रांजैक्शन। नंबर 3, ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज दैट कैन बी measured in monetary। monetary कुछ नहीं है, एक फैंसी वे ऑफ सेइंग मनी है, टर्म्स, मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा मीनिंग है जिसकी पैसे में कोई कीमत हो। अगर आपके और आपके फ्रेंड ने एक दूसरे को चिट्ठी लिखी है, उस आपके फ्रेंड ने आपको चिट्ठी लिखी, आपने उसका रिप्लाई किया, वो एक्सचेंज है, वो 2 लोगों के बीच में है, पर आप वो चिट्ठी बेचने जाएंगे तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आपके लिए वो अलग लेवल की कीमती हो सकती है, इमोशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है वो चिट्ठी की फ्रॉम योर फ्रेंड, बट इट डजंट हैव अ मार्केट वैल्यू, इट डजंट हैव अ मनी वैल्यू। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक मनी वैल्यू होनी चाहिए, मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे एक्सचेंज का बिटवीन 2 पीपल, जो चीज़ वो चीज़ों का जिनकी मनी वैल्यू है, ऐसे एक्सचेंज का आप पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। कैसे? देखिए, बोला है ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज बिटवीन 2 पीपल, ये हमारी एंटिटी है, हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इट इज़ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। एंटिटी गिव एंड टेक कर रहा है विद एन आउटसाइडर हु कैन बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सी चीज़ों का गिव एंड टेक? जो हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिनकी कोई मनी वैल्यू है। वो चीज़ें क्या है? कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमेबल्स। ठीक है, ये हम डिटेल में कई बार समझ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कंज्यूमेबल्स क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप दे रहे हैं तो वो आपके ऑटोमेटिकली गुड्स बन जाते हैं। कंज्यूमेबल्स क्या थे? सपोज मैं एक गारमेंट शॉप हूँ, ठीक है, कपड़े बेचती हूँ, तो मेरे को अपनी दुकान में जो कपड़े बेचती हूँ वो मेरे गुड्स हो गए। ठीक है, जो चीज़ें में आप डील करते हैं, जो आप सेल करते हैं, वो आपके गुड्स हो जाते हैं। तो मेरे दुकान में ऑब्वियसली कपड़े तो होंगे गुड्स बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है मैंने पेन पेपर रखा हो कुछ लिखने के लिए, कैलकुलेटर हो कुछ हिसाब लिखने के लिए चीज़, तो वो चीज़ें छोटी मोटी जो आपकी गुड्स नहीं हैं लेकिन आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब मैंने रजिस्टर रखी है, पेन रखा है, कैलकुलेटर रखा है, अपने कस्टमर्स को मैं चाय सर्व कर देती हूँ, मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस रखे हैं, एम्प्लॉयज़ थोड़ा नाश्ता करते हैं उसके लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हुई हैं। तो ये सब मैं बेचती तो नहीं हूँ, ये मेरे गुड्स नहीं है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये कंज्यूमेबल्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो बिजनेस में लगती रहती हैं, ये बंदा खरीद सकता है। ठीक है, अगर बेच रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसके गुड्स हो गए, वो कंज्यूमेबल नहीं हुआ है। अगर मैं डिस्पोजेबल ये ग्लास और प्लेट बेच रही हूँ तो मैं वो वाली शॉप हूँ बेचने वाली, वो मेरा गुड हो गया। अगर ये स्टेशनरी जो पेन पेपर यूज़ हो रहा है, अगर मैं वो बेच रही हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली एक स्टेशनरी स्टोर हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप कंज्यूमेबल कभी बेच नहीं सकते क्योंकि वो फिर आपका गुड है, लेकिन आप कंज्यूमेबल खरीद सकते हैं। खैर, ये ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन का हमने देखना है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। कैसे? अपने फ्रेंड को, ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं हूँ, अपने फ्रेंड को मैंने पैसे दिए 500 रुपये और उससे वो ये 500 रुपये वापस ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक्सचेंज हुआ है, हाँ, 2 लोगों के बीच में हुआ है, हाँ। मनी टर्म्स में वैल्यू क्या है 500 रुपये की? 500 रुपये। ठीक है, तो उसकी एक मनी वैल्यू भी है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी कर सकते हैं। 500 दिए, 500 लिए, पर क्या उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है? क्या उसका कोई इफ़ेक्ट हुआ है?
मेरे पे पहले भी 500 थे मेरे पास, अभी भी मेरे पास 500 है, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे ही मैंने किसी दुकानदार से या किसी से चलते फिरते मैंने सपोज़ 500 रुपये दिए और उसका चेंज लिया 100 रुपये में, तो उसका भी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं। मेरे पास पहले भी 500 रुपये थे, अभी भी 500 रुपये, लेकिन वो 500 रुपये दे के अगर मैंने शॉपिंग कर ली, कोई चीज़ खरीद ली, तो अब मेरे पास वो कैश चले गया और वो चीज़ आ गई है, तो उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है। तो वो चीज़ ही ट्रांजैक्शन होगी जिसका आप पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं, मैंने जल्दी से रिवाइज़ कर लिया। अभी आगे एक दो चीज़ें और रिवाइज़ करेंगे, फिर कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सपोज़ हम एक गारमेंट स्टोर हैं और ये हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम गारमेंट स्टोर है मतलब हम कपड़ा बेचने वाली दुकान है, तो एंटिटी क्या हुई, गारमेंट स्टोर। ये गारमेंट स्टोर की कैश ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस में या कैश आ रहा है या जा रहा है। अब ये ट्रांजैक्शंस हमने ऐसे रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, एक के नीचे एक। अब इनमें एंड में हमें पता करना है कि कैश कितना बचा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, है ना। एक नॉर्मल बिजनेस की गुड साइज, एक अच्छे साइज के बिजनेस की नॉर्मली 100 ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं दिन की। ठीक है, तो 100 ट्रांजैक्शंस अ डे हो सकती हैं। और अगर ये पूरे साल के देखें तो एवरेज में 36,500 होगी 365 डेज की। ठीक है, इतनी ट्रांजैक्शंस एक गुड नॉर्मल साइज बिजनेस की हो सकती हैं दिन में, एक अच्छे बिजनेस की, अच्छे साइज के। तो अगर हमें एंड में साल के देखने की कैश कितना बचा हुआ है हमारे पास, तो हम 36,500 ट्रांजैक्शंस जो आपस में मिक्सड हैं, कुछ प्लसेस कुछ माइनसेस, उसमें 100% हम एक तो कैलकुलेट करने में घंटों लगा देंगे और गलती भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे कैश अंदर आ रहा है उसको एक साइड लिख लेते हैं और जहाँ पे कैश जा रहा है उसको दूसरे साइड लिख लेते हैं। तो एक थोड़ा एफिशिएंट रिकॉर्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी और सेग्रीगेट अलग अलग होएगा, तो अच्छे से हमें समझ भी आएगा कि ये रीज़न से कैश आ रहा है, ये रीज़न से कैश जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए अकाउंट हमने देखा है क्या है, एक ही पर्सन की, एक ही नेचर की, एक ही आइटम, एक मीनिंग की, एक चीज़ की अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह लिख लें और सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन लिखें तो वो उस चीज़ का अकाउंट है। ये कैश अकाउंट है तो सिर्फ कैश की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी और सारी कैश की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। अब पहली ट्रांजैक्शन में देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मेरे को बताइए बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश दिया किसने होगा, ऑब्वियसली ओनर ने। ठीक है, बिजनेस अपने आप तो कैश ये उगा नहीं सकता, ना कोई बाहर वाला। आज मेरी गारमेंट्स की ये है स्टोर, मेरी कपड़ों की दुकान है, तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं अपने पैसों से ही करूँगी ना, इधर उधर के लोग आके पैसे तो डालने नहीं वाले हैं। अगर डालते भी हैं तो वो मुझे उधारी दे रहे हैं और फिर मैं अपनी गारमेंट स्टोर को दे रही हूँ। ठीक है, तो कभी भी बिजनेस जो स्टार्ट होता है, जो शुरू शुरू की चीज़ें लगती हैं, वो बिजनेस को नहीं बाहर वाले देते, वो ओनर को दे रहे होते हैं और ओनर जो है वो डाल रहा होता है। ठीक है, अगर बाहर वालों से ले भी तो, और वैसे इन जनरल ओनर अपने पास से डालता है। अगर मेरे पास ही पैसे हैं तो मैं बाहर से लूँगी भी नहीं। ठीक है, और अगर लेना ही है, सपोज़ बैंक से मैंने लोन लिया है, तो हो सकता है मैं अपनी कोई चीज़ उसके बदले में कर्जे पे रखूँ और बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो बेसिकली जो शुरू शुरू में चीज़ें बिजनेस को चाहिए होती हैं वो एक ओनर ही लाता है। तो हु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऑब्वियसली द ओनर। अब ओनर हमें पता है एंटिटी कंसेप्ट में अलग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो ओनर ने कैश दिया है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, तो उसको आने वाली मूवमेंट्स को हम यहाँ लिख देते हैं 50,000 कैपिटल। हम पढ़ चुके हैं
कि ओनर के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो कैपिटल दिया है ओनर ने, ठीक है। अभी अकाउंट नहीं लिखते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सीखते हैं उसको। अभी समझिए कि कैश आने की मूवमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जाने की मूवमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि प्लस माइनस यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी एक साथ, तो इसलिए उसको सेग्रीगेट कर दे रहे हैं। आने वाली मूवमेंट प्लस वाली लिख रहे हैं या माइनस वाली लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल 50,000, साड़ी परचेज करी 10,000, कैश गया, हाँ हमने गुड्स है हमारी साड़ी, क्योंकि हम बेचते हैं उसको आगे, साड़ी ली, कैश दिया, एक एस्पेक्ट है कैश गया, ठीक है। तो हमने यहाँ परचेजेस लिखे, ठीक है। फिर और हमने ड्रेसेस ली, गुड्स लिए, कैश गया, तो यहाँ पे फिर परचेजेस। फिर हमने कुछ बिक्री करी, गुड्स बेचे, कैश लिया, तो कैश आया है, तो वो यहाँ लिख लेते हैं 5,000 सेल्स, ठीक है। अब फिर परचेजेस करी कुछ 5,000 की, शर्ट खरीदी, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये जल्दी से रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि आगे का कंसेप्ट अब इसके आगे स्मूथली हो जाए। ये वापस से मैं बार बार रिवाइज नहीं कराती रहूँगी, ये लास्ट टाइम करा रही हूँ। इसके आगे फिर कंसेप्ट जो है वो उसकी इससे लिंकेज है, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा पीछे ले जाके फिर वहाँ से आगे पूरा बढ़ाना चाह रही थी, ठीक है। पर ये बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो परचेजेस 5,000, शर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब हमारी बिजनेस के उसमें कैश ड्रॉर में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, और हमें पता है कि अभी इमीडिएट नीड नहीं है पैसे की उतनी ज़्यादा, थोड़े एक्स्ट्रा हैं, सपोज 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, इमीडिएट नीड नहीं दिख रही है। तो अगर हम उसको पड़े रहने दें तो 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। अगर हम थोड़े टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट कर दें, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो हो सकता है वो शेयर प्राइस बढ़ जाए, या हो सकता है उस पर डिविडेंड आ जाए, तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। तो कई बार बिजनेसेस जो अपना एक्सेस मनी, एक्सेस कैश होता है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो इन्वेस्ट कर देती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। तो हमने थोड़े से टाइम के लिए, हमारे पास 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो हमने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो इसमें पैसे हमारे पास से गए हैं, हमारे पास शेयर्स आए हैं, शेयर्स हमारा एसेट है, एक प्रॉपर्टी है, हमारे पास शेयर्स आए हैं, हमारे पास से कैश गया है, कैश गया है तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 10,000 ये इन्वेस्टमेंट करी हमने, ठीक है। हाँ, 2,000 रुपये ओनर ने गारमेंट स्टोर से अपने निकाले हैं, ठीक है। अगेन एंटिटी कंसेप्ट, ओनर अगर कुछ निकालता है बिजनेस में से तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। ओनर ने कैश निकाला है बिजनेस में से, तो कैश कम हुआ है, तो उसको फिर हम यहाँ लिखेंगे 2,000 ड्राइंग्स। ओनर के अकाउंट को ही ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं, ओनर के अकाउंट को ही कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड, अब ये जो शेयर्स हमने खरीदे थे 10,000 के, उस पर डिविडेंड आ गया। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट जो कंपनी हम में बांटती है। अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी के, तो हम वो कंपनी के शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मतलब ओनर है। तो जो ओनर है उनको कंपनी के बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुए हैं तो वो प्रॉफिट ओनर में बढ़ते हैं। तो हम शेयर होल्डर हैं, हम वो कंपनी के ओनर हैं, तो वो कंपनी का प्रॉफिट का कुछ शेयर, जितने के हमारे शेयर्स हैं वो कंपनी में, उतना शेयर प्रॉफिट का हमें मिलेगा, जिसका टेक्निकल नेम है डिविडेंड। तो वो डिविडेंड मिला है शेयर्स पे, तो हमारी कमाई है। गारमेंट स्टोर के पैसों से गारमेंट स्टोर ने इन्वेस्टमेंट करी थी शेयर्स में, और वो शेयर्स पे कमाई हुई है गारमेंट स्टोर को, ठीक है।
तो वो इस गारमेंट स्टोर की कमाई है, तो पैसे आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, सेल हुई है, बिक्री हुई है, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, हमने गुड्स दिए हैं कुछ और हमें पैसे आ रहे हैं। इस केस में पहले शर्ट्स दी हैं, फिर साड़ी बेची हैं, दोनों केस में पैसे आए हैं। ठीक है, तो 5000, 3000 सेल्स, सेल्स। अब ये अकाउंट का डेबिट साइड है, आपको बताया था, ये क्रेडिट साइड है। अकाउंट, किसी भी अकाउंट के दो साइड क्यों होते हैं? क्योंकि दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स पॉसिबल है। यहीं पे देख लीजिए, इन सब में कैश हमारे पास आ रहा है, इन सब में कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, ये प्लस और माइनस की फिगर्स सेग्रीगेट हो गई हैं। अभी तो 10 ही हैं, 36,500 होती तो कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अगर हमने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया इनको, तो हमें पता है कि कैश आ रहा है माइनस कैश जितना गया, सीधा एक हम वो लिख पाएंगे फिगर, बहुत इजीली बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा सेग्रीगेट करने में। इसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ रहा है कि परचेज किया, लेकिन परचेज किया, शेयर नहीं किया, शर्ट किया, तो फिर वो परचेज अकाउंट है। अगर परचेज किया शेयर, तो वो इन्वेस्टमेंट है जो ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें पूरी की पूरी लाइन रीड करनी पड़ रही है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक आइडिया लग जा रहा है, एक 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 वर्ड लिखे हुए हैं और एक आइडिया लग जा रहा है। ठीक है, क्विक कैलकुलेशन हो रही है, सेग्रीगेटेड है, प्लस माइनस में मिस्टेक की भी चांसेस कम है, और एक ओवरव्यू लग जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सिस्टमैटिक टाइम सेविंग मेथड है टू अंडरस्टैंड कि कैश की पोजीशन अभी क्या है और क्यों है, जो पोजीशन है वो क्यों है, कहाँ कहाँ कैश आया है, कहाँ कहाँ कैश गया है, तो फाइनली वो पोजीशन है। तो दिस माइनस दिस विल बी द बैलेंस ऑफ द कैश। ठीक है, वो कैश का बैलेंस होगा। लेकिन अब आप मेरे को बताइए, अगर मेरे को ये आधा ही काम हुआ है, अगर मेरे को पता करना है पूरे साल में मेरी परचेजेस कितनी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने खरीदी कितनी करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने बिक्री कितनी करी है, सेल्स कितनी हुई है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पता होनी चाहिए। किसी भी पिछले महीने मेरी सेल्स कितनी हुई है मेरे को पता होनी चाहिए। अगर बिजनेस सक्सेसफुली चलाना है तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे ही कम हुई, एक्शन लो, पता करो क्यों कम हुई है सेल्स। खर्चे बढ़ रहे हैं कोई भी तरीके के, तो पता करो क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छी चीज़ हो रही है, आप एक्सपैंड कर रहे हो, बिजनेस ग्रो कर रहे हो, इसलिए खर्चे बढ़ रहे हैं, या आप इनएफिशिएंट हो, आप वेस्टेज कर रहे हो इसलिए बढ़ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होना, आपकी चुटकियों में होना, आपकी चुटकी बजा के आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ढूंढते नहीं बैठते रहना चाहिए, बिजनेस पे फोकस करना है, इन्फॉर्मेशन पूरा टाइम ढूंढने पे नहीं फोकस करना। तो अगर हमने सिर्फ कैश अकाउंट बनाया तो हमारा काम आसान तो हुआ पर पूरी तरह आसान नहीं हुआ। अब हम इसमें से ढूंढते बैठेंगे, परचेजेस परचेजेस, ये परचेज है, ये परचेज है, ये परचेज है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे अगर हमें परचेजेस की चाहिए इन्फॉर्मेशन। फिर हम लिखेंगे ये परचेजेस है 10,000 वाले, ये परचेजेस हैं 10,000 वाले, ये परचेजेस हैं 5,000। ठीक है, तो इतने परचेजेस हुए। और भी, ये हमने 10 ही लिए, और भी अगर 36,500 ट्रांजैक्शंस है तो उसमें फिर ढूंढते बैठेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि हाँ ये परचेजेस की फिगर इतनी है। ये इस साइड क्यों लिखा है, इसी साइड क्यों लिखा है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, थोड़ी देर में। तो ये अकाउंट की भी दो साइड हैं, रिटर्न भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कुछ माल खरीदा है लेकिन खोल के कार्टन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये डिफेक्टिव है, ये साड़ियाँ मैंने सप्लायर से ख़रीदी हैं पर इनमें थोड़ा छेद है कहीं ना कहीं, तो फिर आप वो वापस करेंगे। तो परचेज़ के बाद रिटर्न भी हो सकता है, तो दोनों मूवमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, पर हमने ये भी देखा था कि बेटर कंट्रोल के लिए हम अलग अलग अकाउंट बना देंगे। ठीक है, जैसे सेल्स रिटर्न के बनाए थे, सेल्स पता लगी थी कि 10 लाख हैं, लेकिन जब अलग अलग अकाउंट बनाए तो पता लगा एक्चुअल सेल्स 20 लाख थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। लेकिन
10 लाख उसमें से रिटर्न था, सेल्स रिटर्न का अलग अकाउंट बनाया। तो खैर, तो हमें जब इसमें से परचेज़ की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो हमने परचेज़ की फिर सेग्रीगेट कर दी। अब हमें सेल्स की चाहिए, फिर सेल्स ढूंढते बैठो, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और उतने में से फिर आप लिखते बैठोगे, यहाँ पे सेल्स लिख लोगे, है ना, ये फिगर उसकी लिखते बैठोगे। तो बेटर नहीं है कि जब आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी ही आप दोनों पहलू अलग अलग लिख लें। कैपिटल की इन्फॉर्मेशन भी मेरे को अलग लग सकती है कि मैंने कितना कैपिटल डाला है बिजनेस में, ओनर ने कितना कैपिटल डाला है बिजनेस में स्टार्टिंग में, और हो सकता है बिजनेस चलते दौरान भी कुछ और चीज़ें इन्वेस्ट करी हो ओनर ने, तो वो भी कैपिटल है। ड्राइंग कितना पैसा निकालते रहे हैं बिजनेस में से, टोटल कितना निकाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। डिविडेंड में कमाई हुई है तो टोटल कितनी हुई है, इतनी हुई है और कहीं हुई है, और भी डिविडेंड की कमाई हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम ये ट्रांजैक्शन जब पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी ये दोनों इन्फॉर्मेशंस रिकॉर्ड कर लें अलग अलग, दोनों के अलग अलग। जैसे अल्टीमेटली कैश अकाउंट में से परचेजेस ढूंढने के लिए मैंने परचेजेस यहाँ लिखी हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये परचेज के वक़्त ही एक इन्फॉर्मेशन इसकी कैश में, क्योंकि कैश जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देती और एक इन्फॉर्मेशन उसी वक़्त यहाँ लिख देती, काम ख़त्म। फिर परचेजेस करी है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देती, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देती, काम ख़त्म। सेल करी है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देती कैश में, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देती, काम ख़त्म। तो ऐसे इजी नहीं हो गया? साथ साथ हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग, सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है, रेडिली इन्फॉर्मेशन मिलना। सेल्स की भी हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपडेटेड रेडी इन्फॉर्मेशन मिल रही है पूरी, परचेजेस की भी मिलती जा रही है, अभी तक के ट्रांजैक्शन की अलग अलग मिल रही है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन ये सारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने इतना कुछ बोला है उसका मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमने अपने तजुर्बे से सीखा है कि उसमें से दो इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलती है। ये दो इन्फॉर्मेशन अलग अलग क्यों मिलती हैं? क्योंकि हम पे दो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर परचेज़ कर रही हूँ मैं साड़ी तो मेरा कैश भी कम हो रहा है लेकिन मेरी परचेजेस बढ़ रही है, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक गुड्स बढ़ने का, परचेजेस होने का इम्पैक्ट है और एक इम्पैक्ट है कैश कम होने का। दोनों ही हमें रिकॉर्ड करने हैं, दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग चाहिए। तो अगर हम स्टार्टिंग से उसे अलग अलग कर लें, दोनों एस्पेक्ट, इसी को डुअल एस्पेक्ट हमने पढ़ा था ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, एनी इवेंट बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट। ये क्या है? हर ट्रांजैक्शन में से हमें, एंड इवन हर इवेंट में से, इवेंट क्या होता है हम देख चुके हैं, हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट में से हमें दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। वो इन्फॉर्मेशन को अगर हम शुरू में ही सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके, अलग करके दोनों को रिकॉर्ड कर लें, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड कर लें, दोनों इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लें, दोनों फाइनेंशियल इम्पैक्ट को अलग अलग रिकॉर्ड कर लें, तो हमें एक रेडिली अवेलेबल और एक एक्यूरेट, क्योंकि अभी पता है यहाँ 10,000 एक्यूरेट क्यों, क्योंकि यहाँ पता है 10,000 रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे भी 10,000, तो चांसेस कम है ना मिस्टेक होने की, राइट। अरिथमेटिकली ये टैली होंगे कि यहाँ पे 10,000 के अगर परचेज हैं तो यहाँ पे कैश भी 10,000 का कम हुआ है, तो चेक कर सकते कि हाँ ठीक ही लिखा है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो एक्यूरेट और रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, परचेज की इन्फॉर्मेशन एकदम से रेडी, सेल की इन्फॉर्मेशन एकदम से रेडी, तो वो रिकॉर्ड जो हमें रेडिली अवेलेबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है वो ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे हमें डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब दोनों पहलू या दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट से मिल रहे हैं
उसको हम शुरू में ही अलग अलग करके दोनों को अपनी अपनी जगह रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में कभी भी एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम में कभी भी एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने वक्त कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पता करने के, ये डिसाइड करने के 4 तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। 4 मेथड्स है, सारे एक साथ अप्लाई नहीं करने पड़ते, इनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके 4 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या है? दोनों पहलू रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शन के, इसलिए कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। कुछ केसेस में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे परचेज भी इन्वॉल्व है, कैश भी इन्वॉल्व है। परचेज अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन गई है, कैश अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन गई, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ परचेज डेबिट हुआ है। तो कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड कर पाएंगे तो ही उसे सही जगह उसकी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये डिसाइड करने के मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट की डबल एंट्री बनाने के मेथड 4 हैं, ठीक है। ये अब सीखते हैं। इतना समझ आ गया अभी तक? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो डबल एंट्री क्या है? 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे कम से कम हर ट्रांजैक्शन में। कुछ केसेस में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी इन्वॉल्व होंगे रिकॉर्ड करने में, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए मान लीजिए कि 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था गारमेंट स्टोर का, तो उसने कुछ साड़ी खरीदी थी, तो परचेज अकाउंट में भी हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, कैश अकाउंट में भी हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, क्योंकि परचेज की भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अलग, कैश की भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अलग, ठीक है। तो ये जो 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, इसके ही 2 अलग अलग अकाउंट बनेंगे, ठीक है। और ये 2 अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी। तो एक अकाउंट होगा डेबिट, एक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, एक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ही ये डबल एंट्री सिस्टम से हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। एक अकाउंट होगा डेबिट, उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। तभी हमने दोनों पहलू कोई भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? तो वो पता करने के, वो डिसाइड करने के कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो पता करने के 4 मेथड्स हैं। डबल एंट्री बनाने के, डेबिट क्रेडिट से डबल एंट्री बनाने के कोई भी ट्रांजैक्शन के। डबल एंट्री क्यों? दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, एक अकाउंट डेबिट भी होता है, उतने अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होता है। तो अगर 10,000 का कैश, 10,000 की साड़ी खरीदी है, तो 10,000 की परचेज भी हुई है, 10,000 का कैश भी गया। 5,000 की सेल हुई है, तो 5,000 की सेल भी हुई है और 5,000 का कैश भी आया है, ठीक है। तो एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट से। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कौन से अकाउंट के डेबिट साइड पे हम वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे और वही ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये डिसाइड करने के 4 मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड है रियल पर्सनल नॉमिनल, दूसरा मेथड है एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम वाला, तीसरा और चौथा आगे जाके मैं और पढ़ाऊंगी आपको स्पेसिफिक केसेस में, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगते हैं। मेनली 2 मेथड है जो सबसे मेन है।
जो थर्ड और फोर्थ है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगते हैं, वो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे वो समझ में आते हैं, ठीक है। जो दो मेन मेथड है वो है रियल पर्सनल नॉमिनल, एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम। अभी हम रियल पर्सनल नॉमिनल मेथड पढ़ रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन को की डबल एंट्री बनाने के लिए आपको एक मेथड भी पता है तो काफ़ी है। उससे इन चारों में से कोई भी एक मेथड, स्पेशली जो ऊपर के दो हैं मेन मेथड, रियल पर्सनल नॉमिनल और एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड भी पता है तो आप डबल एंट्री बना सकते हैं। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, डबल एंट्री उसकी बनाने के लिए चारों मेथड एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक मेथड पता है तो आप बना सकते हैं। ईजी हो जाएगा अगर आपको सारे मेथड्स पता हैं, क्योंकि क्रॉस चेक हो जाएगा, तो कोई स्कोप ही नहीं बचेगा कि आप गलत डबल एंट्री बनाएं। एक मेथड में आपको कन्फ्यूजन होगी, दूसरा मेथड के रूल्स लगा लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है सीबीएसई स्टूडेंट से कि आप ये मेथड भी प्लीज़ सीखिए, बिकॉज ये मेथड आप सीखेंगे तो आपको जो एक मेथड है उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुई, आप ये मेथड लगा के वो सॉल्व कर पाएंगे और आगे आपकी अकाउंट्स की जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टार्टिंग अकाउंट्स, बहुत सालों तक आगे पढ़ना है। तो अगर आपको ये आता होगा मेथड तो आपको सालों साल तक के इसका एडवांटेज मिलेगा सिर्फ ये 3-4 लेक्चर्स एक्स्ट्रा देखने का, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब हम सीख रहे हैं डबल एंट्री कैसे बनाएं, मतलब डिसाइड कैसे करें कि कौन से अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। उसको डिसाइड करने का ये जो पहला मेथड है रियल पर्सनल नॉमिनल, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, मतलब पहले से होता आ रहा है। कन्वेंशनल मेथड पहले से होता आ रहा है, वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तुम पूजा में काले कपड़े ना पहन के जाओ, या किसी की डेथ हुई है तो वाइट कपड़े पहन के जाओ, या ब्राइड है वो रेड पहनेगी। आजकल नॉट एवरी दिस थिंग इज़ फॉलोड, लेकिन कुछ सालों पहले तक के ये काफ़ी स्ट्रिक्टली मानते थे सब, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल थे, पहले से चले आ रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, तो उनको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। जो पहले से चले आ रहे हैं और अब वो इतने जनरली एक्सेप्टेड है कि नॉर्मल बन गए, ठीक है। अगर एक, जैसे एक क्रिश्चियन ब्राइड वेयर्स वाइट, बट सपोज देयर इज़ अ हिंदू ब्राइड, अब वो हिंदू ब्राइड अगर फुल सिर से पैर तक सिर्फ वाइट पहना हुआ है और कोई कलर नहीं, प्लेन वाइट पहना हुआ है, तो देन पीपल विल स्टेयर एट हर कि ये क्या है, मतलब दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर ये कुछ चीज़ें मानी हुई हैं, ट्रेडिशंस हैं पुराने ज़माने से। तो जो चीज़ें पुराने ज़माने से चली आ रही हूँ और सभी मानते हों वो ट्रेडिशनल हो जाती हैं, ठीक है, या कन्वेंशनल मेथड हो जाता है। तो ये मेथड जो है ये पुराने ज़माने वाला मेथड है। नए ज़माने का मॉडर्न मेथड जो है वो एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम है। पर्सनली मुझे वो मेथड ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं आपको वो पढ़ाते हुए बताऊंगी, क्योंकि वो इजी भी है और भी बहुत रीजंस हैं जिससे मेरे को वो मेथड प्रेफरेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आप उसमें कंफ्यूज हुए तो आप इसके रूल्स अप्लाई करके अकाउंटेंसी करेक्ट करेंगे, और अकाउंटेंसी करेक्ट करेंगे तो आप मार्क्स भी अच्छे लाएंगे, ठीक है। सो वील गेट टू दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। अब कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना तो हमारे लिए क्लियर है, ठीक है। अगर वो अकाउंट ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं बना हुआ तो फ्रेश अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में बनाया था कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, अभी आप देखेंगे कुछ एक ट्रांजैक्शन में हम कोई शेयर्स खरीद रहे थे तो हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट बना सकते थे। फिर एक ट्रांजैक्शन में हमें डिविडेंड आ रहा था इनकम, तो हम डिविडेंड अकाउंट अलग बना सकते थे। एक में हमने कैपिटल
ला रहे थे शुरू में, वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी तो कैपिटल अकाउंट अलग बन सकता था। ड्राइंग्स कर रहे थे तो ड्राइंग अकाउंट अलग बन सकता था। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसी भी एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हज़ारों अकाउंट्स रह सकते हैं। हमेशा रहेंगे मैं नहीं बोल रही, पर रहने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, तो किसी भी एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जो बुक्स में आप अकाउंट्स लिख रहे हैं सिस्टमैटिक डबल एंट्री तरीके से रिकॉर्ड करें, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी एंटिटी के थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स रह सकते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, और अगर वो ऑलरेडी नहीं है तो नया बनेगा। तो बहुत अकाउंट्स, और ये ए सी इज़ अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म। तो बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है। नहीं फ़र्क पड़ता कितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सारे अकाउंट्स सिर्फ ये 3 कैटेगरीज में आएंगे, या रियल होंगे या पर्सनल होंगे या नॉमिनल होंगे, चौथा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं, इवन इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, दे कैन बी ऑल बी क्लासिफाइड इनटू आइदर रियल और पर्सनल और नॉमिनल अंडर दिस मेथड। ठीक है, और कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब समझते हैं कि ये रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट क्या है। ये रियल पर्सनल नॉमिनल सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिससे हम डबल एंट्री बना सकते हैं। डबल एंट्री बना सकते हैं मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। ठीक है, तो हमने समझा है कि एक ट्रांजैक्शन क्या होती है। ये हमारी एंटिटी है, ये गिव एंड टेक कर रही है विद अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसका हो रहा है एक्सचेंज? कैश या प्रॉपर्टी या गुड्स या सर्विसेज, यहाँ पे या गुड्स या सर्विसेज या कंज्यूमेबल्स। इतना हमें क्लियर है, ये एक ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। अब रियल अकाउंट है ये कैश या प्रॉपर्टी, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, ए सी अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, A/C। ये जो है ये नॉमिनल है, और ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसका अकाउंट अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये पर्सनल है, दोनों ही। दोनों के दोनों पर्सनल है। दोनों के दोनों का दोनों, या पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ भी आप डीलिंग कर रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, समझ गए? रियल अकाउंट ये हैं, नॉमिनल अकाउंट ये हैं, पर्सनल अकाउंट ये हैं। समझते हैं रियल अकाउंट कौन से होते हैं? तो रियल अकाउंट वो होते हैं जो किसी वैल्यूएबल चीज़ के अकाउंट होते हैं। ठीक है, समथिंग वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज़ के, कोई वैसी चीज़ जिसकी मनी टर्म्स में वैल्यू है। ठीक है, कोई वैल्यूएबल चीज़ का अकाउंट। हिंदी में भी मैंने लिख लिया, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ का अकाउंट, आप भी लिख लीजिए, इजी होगा बाद में।
रिवाइज करते वक्त। कोई वैल्यूएबल चीज़ का अकाउंट, ठीक है, जैसे कैश, कैश वैल्यूएबल है। ध्यान रखिए ये कैश डज नॉट इंक्लूड बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। क्यों, ये अगले लेक्चर में समझते हैं। अभी और समझा के मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते जाना चाह रही हूँ, ठीक है। कैश हमारी कोई वैल्यूएबल चीज़ है? अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे अकाउंट में, ठीक है, मेरे पास भेज दीजिए जितना भी कैश आपके पास है, ठीक है। तो कैश हमारी एक वैल्यूएबल चीज़ है। प्रॉपर्टी वैल्यूएबल चीज़ है, आपका घर, आपका आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग में आपकी मशीन्स, ठीक है, या आपका फर्नीचर, या आपका व्हीकल, गाड़ी जिससे आप आते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है, या अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं तो ट्रक्स, वैन्स, तो ये सब चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये वैल्यूएबल चीज़ें। तो ये रियल अकाउंट होते हैं इनके अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो हैं, नॉमिनल ये पहला है रियल, सेकंड नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स के अकाउंट है। मतलब समझिए, तो नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जब हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने अपनी दुकान में, यही गारमेंट स्टोर में एक एम्प्लॉय रखा हुआ है जो मेरी हेल्प कर देता है, दुकान भी साफ़ कर देता है, कस्टमर को भी कपड़े दिखा देता है, ठीक है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में मैं पैसे दे रही हूँ। तो जो सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विस जो ले रहे हैं वो हमारा खर्च है, ठीक है। जो गुड्स ले रहे हैं, जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं, परचेज करी हैं, वो भी हमारा खर्च है। जो सर्विस ले रहे हैं वो भी हमारा खर्च है। जो कंज्यूमेबल ले रहे हैं वो भी हमारा खर्च है। जैसे मैंने अपने स्टोर पे, मैंने आपको बताया, पेन पेंसिल रजिस्टर रखी हुई है, कुछ चिट्ठियाँ, आजकल तो ईमेल का ज़माना है, पुराने ज़माने में स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प लगते थे, चिट्ठियों पे स्टैम्प लगते थे पोस्टेज के, और तब वो चिट्ठियाँ जाती थी, बिजनेस की करस्पॉन्डेंस भी, बिजनेस की चिट्ठियाँ भी, तो वो पोस्टेज स्टैम्प्स अगर होते तो वो भी कंज्यूमेबल्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, गुड्स, सर्विस, कंज्यूमेबल्स, जब हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, तो वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, वो हमारे एक्सपेंसेस या इनकम का अकाउंट है। इन पे अभी आते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस या इनकम का अकाउंट है। गुड्स लेना, कोई भी सर्विस लेना, कोई भी कंज्यूमेबल लेना, मतलब कोई भी परचेजेस लेना, कोई भी सर्विस ले परचेजेस करना, कोई भी सर्विस लेना, कोई भी कंज्यूमेबल लेना, कोई भी सेल्स करना, कोई भी सर्विस देना, वो हमारी इनकम है। सेल्स क्या है? हमारी इनकम है। परचेजेस क्या है? हमारे खर्चे हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल्स हम खरीद रहे हैं, वो भी हमारे खर्चे हैं। तो जो खर्चे और कमाई, एक्सपेंस और इनकम के जितने भी अकाउंट्स हैं, वो नॉमिनल अकाउंट बनेंगे। और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कब बनेगा? आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जब सिर्फ ये होगा ट्रांजैक्शन में, या सिर्फ ये होगा ट्रांजैक्शन में, तब हम इनका नाम भी लिखेंगे वो केस में। और जब हम इनका नाम, ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिकॉर्ड करेंगे, तो इनका जो अकाउंट है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब हम ये 3 अकाउंट्स में कैटेगराइज क्यों करते हैं, अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि इनके रूल्स अलग अलग हैं, और ये रूल्स लगा के हम समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा
या क्रेडिट होगा। ठीक है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये रियल है, ये नॉमिनल है और ये पर्सनल है। ठीक है, अब मैंने बताया नॉमिनल जो है, एक सेकेंड पहले ये देख लो, नंबर 3 पर्सनल। पर्सनल जो है वो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। आप अगर अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी दिखेगा, आउटस्टैंडिंग अक्रूड वाला, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पे सब कुछ बता दूंगी। देखो, बुक लिखना इज़ वेरी डिफरेंट, आप एक कॉन्सेप्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, बट पढ़ाना इज़ वेरी डिफरेंट। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझानी होती हैं। आप एक साथ सब कुछ बता देंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, आई एम टीचिंग अकाउंट्स टू फर्स्ट टाइम लर्नर्स, ये बेस हम बना रहे हैं, तो मेरे को धीरे 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 उसमें बढ़ना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर मैं सब कुछ आज ही बता दूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझिए, पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉमिनल एक्सपेंस इनकम। एक्सपेंस इनकम तो हमें समझ आता है, हमारे खर्चे, हमारी कमाई। अगर हमने गुड्स, सर्विस या कंज्यूमेबल्स लिए हैं तो वो हमारा खर्च है, उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमने गुड्स बेचे हैं, दिए हैं या सर्विस दी है तो उसके बदले में जो मिलेगा वो हमारी कमाई है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम के, लॉसेस और गेन्स भी कहते हैं। क्यों? एक्सपेंस में भी पैसे जा रहे हैं या जाएंगे, लॉसेस में भी पैसे जाते हैं। ठीक है, सपोज मेरी दुकान से कैश चोरी हो गया, ठीक है, वो मेरा लॉस हो गया, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज मैंने वो दुकान के लिए माल खरीदा आगे बेचने के लिए, वो मेरा एक्सपेंस है, उसको लॉस नहीं बोलेंगे। ऐसे कैटेगराइजेशन क्यों, ऐसे अलग अलग क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हमारा खर्चा है, ये खर्चा हम करते हैं, इसके लिए हमें पैसे देना पड़ता है, या देंगे या उसी वक्त दे देते हैं या आगे देंगे, पर ये पैसे देने के बदले में, ये खर्चा करने के बदले में मुझे कोई बेनिफिट मिला है। ठीक है, मैंने माल खरीदा है, परचेजेस करी हैं, उसके बदले में मेरे को ये गुड्स, माल बेचने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंस है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती हूँ तो वो एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम किया है, कुछ बेनिफिट दिया है मुझे। ठीक है, तो उसका बेनिफिट मिला है तो मैंने पैसे दिए हैं, तो वो मेरा एक्सपेंस है। लेकिन जो लॉसेस हैं, कैश चोरी हो गया या वो गुड्स पड़े हुए थे इसमें दुकान में, उनमें आग लग गई, तो इसके बदले में मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसमें सिर्फ मेरा खर्चा हुआ है, बेनिफिट नहीं मिला, तो इसको हम एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, खर्चा नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लॉस बोलेंगे। एम आई क्लियर? एक्सपेंस के बदले में हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, लॉस के बदले में सिर्फ हमारे पास से कुछ जाता है, हमारे पास से जो जाता है उसके बदले में हमें कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलता। जैसे अगर आप एक शर्ट खरीद के लाए हैं अपने लिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, आप ये बोलेंगे मेरा खर्चा हुआ है, क्योंकि आपने पैसे दिए, उसके बदले में आपको शर्ट मिली है। लेकिन आपको वहीं चलते चलते रास्ते में वो शॉप से निकले, आपके पॉकेट से 200 रुपये गिर गए, 200 का एक नोट गिर गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे नुकसान हो गया, उसको खर्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमारे पास से गया तो है कोई चीज़ वैल्यूबल, लेकिन उसके बदले में हमें बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, वैसे ही अगर दुकान में आग लग जाती है, हमारा सारा सामान सड़ जाता है, तो कोई वैल्यूबल चीज़ गई, हमारे गुड्स गए, हमारा फर्नीचर भी था वो भी जल गया, वो भी गया। ठीक है, लेकिन उसके बदले में बेनिफिट नहीं मिला, तो वो हमारा लॉस है, एक्सपेंस नहीं है। वैसी इनकम जो हम रेगुलरली कमाते हैं सेल्स के करके, दूसरी चीज़ों से गेन, कोई बहुत ही बड़ी लॉटरी मिल गई है, कोई बहुत ही अच्छे से, जो जनरली हमारी इनकम नहीं रहती, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा हो गया, जैसे फ़ायदा हो गया जैसे कि गारमेंट स्टोर के पैसे से ही मैंने अपने
लॉटरी टिकट खरीदी गारमेंट स्टोर के नाम पे ही कि ये बिज़नेस जो है ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये बिज़नेस के नाम पे ही मैं लॉटरी टिकट खरीद लेती हूँ और पैसे बहुत सारे जीत गई, तो गेन हो गया, तो उसका अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स है अकाउंटेंसी में उन्हें हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल में क्लासीफाई करेंगे। रियल अकाउंट वो हैं जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं, ठीक है, जैसे कैश, प्रॉपर्टी। नॉमिनल जो है वो हमारे खर्चे और कमाई के अकाउंट है, ठीक है, साथ में लॉसेस और गेन्स भी यहीं रिकॉर्ड होते हैं। पर्सनल अकाउंट उनके हैं जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से हम डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके अकाउंट बन रहे हैं तो वो पर्सनल अकाउंट है। अभी अकाउंट्स तो हम सीख गए कि रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है, पर अब इनमें से एंट्री कैसे फॉर्म होगी, डबल एंट्री, मतलब कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। गोल्डन रूल्स बोलते हैं, मैं अभी आपको बता इसलिए रही हूँ ताकि कहीं लिखा हो या कोई बोल दे कि गोल्डन रूल्स बताओ अकाउंटेंसी के, आपको पता होने चाहिए कि इनका ये रूल्स का नाम गोल्डन रूल्स भी है। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। पहला, रियल अकाउंट। कोई भी रियल अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो या डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी रियल अकाउंट मतलब कैश या प्रॉपर्टी का अकाउंट, कोई वैल्यूएबल चीज़ का अकाउंट, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये कैश या प्रॉपर्टी आ रही है तो डेबिट होएगी, अगर ये कैश या प्रॉपर्टी जा रही है तो क्रेडिट होगी। डेबिट क्रेडिट मतलब उसके अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखे तो डेबिट हो जाता है, क्रेडिट साइड पे लिखे तो क्रेडिट हो जाता है। तो वो आ रही है, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या आ रही है या जा रही है। आपने को पता है ये ट्रांजैक्शन है, आप देखिए कोई और एरो नहीं जा रहा है, या आ रहा है या जा रहा है। तो अगर कोई रियल अकाउंट की चीज़ आ रही है, कैश आ रही है, कोई प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, जा रही है तो क्रेडिट होगा। नंबर 2, नॉमिनल अकाउंट। खर्चे, नॉमिनल अकाउंट खर्चे और इनकम का, इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस और इनकम, खर्चे और कमाई का अकाउंट है, इस जिसमें लॉस और गेन्स भी आता है, ठीक है। डेबिट क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉसेस या एक्सपेंसेस के अकाउंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम गुड्स या सर्विस या कंज्यूमेबल ले रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है, ठीक है। अगर गुड्स या सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारी इनकम है। तो जब हम ले रहे हैं तो वो अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जब दे रहे हैं तो वो हमारी इनकम है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। नंबर 3, पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अगर अकाउंट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत आ रही है तो ट्रांजैक्शन में, तो वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। डेबिट होगा जब वो रिसीवर है, क्रेडिट होगा जब वो गिवर है, ठीक है। अभी ये रिसीवर है, ये एरो की चीज़ें इसके पास जा रही हैं, ये रिसीवर है,
तो ये डेबिट। अगर इसको हम कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विस दे रहे हैं तो ये रिसीवर है। अगर इससे ले रहे हैं कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विस, कंज्यूमेबल, तो ये गिवर है। ठीक है, दे रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, ले रहे हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। यही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी हैं। मतलब डिसाइड करें हम डबल एंट्री बना रहे हैं, वो डबल एंट्री बनाना क्या होता है, ये डिसाइड करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उसके लिए हमने अकाउंट्स को, एक कोई भी ट्रांजैक्शन के सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया है, और ये 3 कैटेगरीज के रूल्स हैं ये, जिनसे हमें पता लगेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उससे हम एक डबल एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन, इवन इवेंट की, हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जैसे जैसे हम सम्स में आगे आएंगे, इवेंट हम पढ़ेंगे डिटेल में भी, पर अभी ट्रांजैक्शन की समझ लीजिए। तो हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री हम थ्रू ये मेथड बना सकते हैं। आई रिपीट, हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री हम सिर्फ ये मेथड अगर सीख गए तो हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस हम अब अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।